Hello students, how are you? I hope all you are doing well. Okay students, it's now SST class and today we will read Geography class 7th, chapter 3rd, alright? And students, chapter 3rd from page number 15, okay? And it's a video second of this chapter, alright? So let's start students. Okay, now major landforms, all right, major landforms, major means मुख्य, landforms स्थलाकृतियाँ, okay, भू आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ, all right, different types की स्थलाकृतियाँ होती, कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेट्यूज होते हैं, ओके, रिवर्स है, पॉन्ड्स हैं, तो ये सभी क्या है हमारी लैंड फॉर्म्स हैं जो कि क्या होती, अनइवन होती, असमान होती हैं, all right. So the landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. All right. And weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface, and erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. Alright, and this process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. ओके सो स्टूडेंट्स मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है, मुख्य स्थलाकृतियाँ. अब उसमें दो शब्द आते हैं मुख्य स्थलाकृतियों में, एक आता है वेदरिंग और दूसरा आता है इरोजन. ओके सो वेदरिंग और इरोजन, वेदरिंग स्टूडेंट्स अपक्ष एंड इरोजन इज अपर्दन. ओके इरोजन को हम समझ सकते हैं टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली, मीन्स कि शरण करना भी हम उसे कहेंगे. क्या बोलेंगे, शरण करना. ऑलराइट. So student, the landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. All right. तो जो अपक्षय, वेदरिंग अपक्षय एंड इरोजन अपर्दन. ओके तो जो अपक्षय और अपर्दन नामक दो जो प्रोसेस हैं, दो प्रक्रम हैं, इनके द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती चली जाती है. ऑलराइट. तो जो वेदरिंग और इरोजन है, ऑलराइट, अपक्षय और अपर्दन जो दो नामक दो प्रक्रम हैं, उनके द्वारा दृश्य भूमि लगातार क्या होती रहती है, विघटित होती रहती है. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स एंड द अर्थ सरफेस. और वेदरिंग क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, वेदरिंग मीन्स जैसे अभी हमने आपको बताया, वेदरिंग मीन्स अपक्षय होता. अपक्षय होता क्या है, तो स्टूडेंट्स पृथ्वी की जो सरफेस होती है उस पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, अपक्षय क्रिया बोला जाता है. ऑलराइट. तो क्या होता है अपक्षय क्रिया, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, मीन्स कि पृथ्वी की सतह पर सैलों के, रॉक्स मीन्स सैल, ओके, ब्रेकिंग अप टूटना, तो पृथ्वी की सतह पर, ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर सैलों का टूटना अपक्षय कहलाता है. सैलों के टूटने से जो क्रिया होती है वह अपक्षय की क्रिया कहलाती है. एंड व्हाट अबाउट इरोजन, इरोजन अभी आपको बताया अपर्दन. तो इरोजन अपर्दन क्या है, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. ऑलराइट. तो अपर्दन जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि क्या होता है अपर्दन. तो स्टूडेंट्स आपको हमने बताया था पानी, हवा और बर्फ से, ठीक है, जैसे कई घटक होते हैं जिनके द्वारा हमारी पृथ्वी में, हमारी पृथ्वी की जो सरफेस होती है उस पर अपर्दन होता है. ठीक है. तो भूदृश्य हम कह सकते हैं कि जो भूदृश्य होते हैं, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को, नुकसान को, डिस्ट्रॉय जो होती है हमारी अर्थ सरफेस, उसको क्या कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है. ओके
the eroded materials carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. ओके अब जो इरोडेड मटेरियल होता है, इरोडेड स्टूडेंट्स मीन्स कि जो यूजुअली अबाउट द सी हम इसको यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली, तो मीन्स डिस्ट्रॉय करने वाला जो मटेरियल होता है जिसकी वजह से जो लैंड सरफेस होती है वो डिस्ट्रॉय होती है स्लोली स्लोली, तो वो इरोडेड मटेरियल क्या है, किसके द्वारा लाए जाते हैं, वाटर विंड के द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है, तो वायु जल आदि जो अपरिदित पदार्थ होते हैं, जो इरोडेड मटेरियल होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं। ओके, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और फलस्वरूप वहीं पर निक्षेपित कर देते हैं। एक ही स्थान पर क्या हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यही जो इरोजन हो रहा है और जो डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, मीन्स की इरोजन अभी आपको बताया था, इरोजन अपर्दन, ठीक है, और जो डिपोजिशन हो रहा है और जो निक्षेपण हो रहा है कि ये जो ये प्रोसेस होते हैं, ये जो प्रकर्म होते हैं, ये पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का, विभिन्न लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते हैं। तो क्या कारण है पृथ्वी की सतह पर विभिन्न लैंडफॉर्म्स का, कारण क्या होता है, इरोजन, द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है वही पृथ्वी की सरफेस पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ओके, तो हमने इस टॉपिक पे क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, कि जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उसमें मेजर लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, और जो लैंडस्केप है वो बीइंग कंटिन्यूसली होती है दो प्रोसेस के द्वारा, एक वेदरिंग प्रोसेस एंड इरोजन प्रोसेस। ओके, मीन्स कि वेदरिंग अपक्ष एंड इरोजन अपर्दन, ठीक है, तो वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस के द्वारा, तो ये डिफरेंट जो लैंडस्केप होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, जो लैंडफॉर्म्स हमारी पृथ्वी की सतह पर बनते हैं वे क्या हैं, किस प्रोसेस के द्वारा होते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन के द्वारा होते हैं, मीन्स कि अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रोसेस के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती चली जाती है, ये हमने पढ़ा था। अब हमने इसमें दो टॉपिक्स पढ़े जो हम बार बार कह रहे हैं कि वेदरिंग और इरोजन की वजह से क्या हो रहा है, दृश्य भूमि जो हमारी सरफेस है वो क्या होती जाती है, चेंज होते जाती है। तो ये है क्या, वेदरिंग और इरोजन है क्या। ओके, तो वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि ऐसी प्रोसेस जब पृथ्वी की सतह पर जो सैल होते हैं, जो पर्वत होती, जो चट्टानें होती, जब वो टूटने की प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है वेदरिंग। ओके, यू कैन से दैट पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से वेदरिंग की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है या वेदरिंग प्रोसेस होती है। एंड इरोजन क्या है, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। तो ये क्या होता है, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो वायु, जल है, ये जितने भी पदार्थ कहलाते हैं इनको हम इरोड मटेरियल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इरोड मटेरियल जो होते हैं ये कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। तो जो भी ये इरोड मटेरियल हैं ये अपरिदित पदार्थ हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस वजह से जो इरोजन और डिपोजिशन की जो ये प्रोसेस है, इस कारण से पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, वर्क ऑफ अ रिवर। ओके, अब नदियों के क्या कार्य हैं, क्या कार्य होते हैं नदी के, ठीक है। हमने नदियों के बारे में पढ़ा है, सुना है, ठीक है, लेकिन अब उसका जो मेन कार्य होता है वो क्या कार्य होता है नदी का, क्या क्या चीज़ें वो करती हैं। ओके, तो इसे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्लिप एंगल
over very hard rocks or down a steep valley side it forms a waterfall. Okay, so students, the running water in the river erodes the landscape. means कि जो नदी के जल से जो दृश्य भूमि, लैंडस्केप, जो दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, ठीक है, क्योंकि नदी के पानी क्या होता है, वो हमेशा बहती रहती है, तो अपने साथ वो कई बार इरोजन भी करती है और कई बार वो डिपोजिशन भी करती है, ठीक है, जब उसका फ्लो कम होता है। तो जो नदी का बहता पानी है वह क्या करता है, दृश्य भूमि का अपर्दन करता है, उसको इरोड करता है। when the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side it forms a waterfall. when the river tumbles, okay students, जब कोई नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, ठीक है, टम्बल्स मीन्स गिरना, एक जगह पर ऊंची ऊंचाई से नीची जगह पर गिरना। तो जब क्या होती, नदी टम्बल्स करती है, गिरती है, कहाँ पर, स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, बहुत ऊंची चट्टान से गिरती है, चट्टान के ऊपर से गिरती है, अत्यधिक कठोर या खड़े ढाल वाली जब घाटी में वो गिरती है तो वो आपको मालूम है वो क्या बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। तो हम वाटरफॉल की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या वाटरफॉल होता है और कैसे वाटरफॉल बनता है, कैसे जलप्रपात बनता है। वाटरफॉल मीन्स जलप्रपात। तो कैसे बनता है जलप्रपात, नदी के जल से, रनिंग वाटर इन द रिवर, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है जब कोई नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से, खड़े ढाल मीन्स खड़ी जगह से रिवर आ रही है, ऐसे फ्लो हो रही है और यहाँ से नीचे को गिरेगी, ठीक है, खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, वैली में गिरती है, तो यह क्या बनाती है, जलप्रपात बना सकती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर फिगर 3.4, ओके, वाटरफॉल, ये जलप्रपात का यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया। आप कैसे देख सकते हो कि कहाँ ऊपर खड़ी ढाल से रिवर बह के आ रही है, ओके, और यहाँ पर खड़ी ढाल वाली घाटी पर गिर रही है, ऑलराइट। तो ये क्या बना रही है, यहाँ पर जलप्रपात बना रही है, हार्ड रॉक से गिर रही है, एंड सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर, ठीक है, और वाटर पावर की वजह से, ठीक है, पानी की शक्ति के साथ, पानी की शक्ति से ये क्या कर रही है, इसको कट करके इसने यहाँ पर अपना स्थान बना लिया है, जिसकी वजह से वाटरफॉल बना हुआ है, ओके। जैसे कि हम देख सकते हैं हार्ड रॉक से ये गिर रही है, उसके बाद जल की शक्ति द्वारा काटे गए सॉफ्ट सैल यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, सॉफ्टर रॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं, गेटिंग। So as the river enters the plain, it twists the turns forming large bands known as meander. Okay students, तो आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, हमने आपको थोड़ा मेंडर के बारे में बताया था। तो जब as a river enters the plain it, जब नदी मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है, it twists and turns forming large bands known as meander, तो वह मोड़दार मार्ग पर, आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर आप फिगर को देखते भी रहिए। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ठीक है, क्योंकि नदी आ रही है, मैदानों में प्रवेश कर रही है, तो वो घुमावदार, ठीक है, वह मोड़दार या घुमावदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को, देखो नदी के जो ये बड़े बड़े मोड़ है, इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है, मेंडर कहा जाता है। इन हिंदी यू कैन से विसर्प, ओके। तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है या मेंडर्स कहा जाता है। तो एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स, ओके। तो जब, अभी आप फिगर में भी देख सकते हैं, जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर, ठीक है, वह मुड़कर और घूम घूम कर क्या करती, आगे की ओर को बहने लगती है, बढ़ने लगती है। तो जो नदी के ये बड़े बड़े मोड़ होते हैं, ठीक है, ये बड़ा मोड़ नदी का जो ये है, यही मेंडर या विसर्प कहलाता है, ऑलराइट।
due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander. The ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. All right, students. So, due to continuous erosion and deposition. अब देखिए निरंतर होने वाला अपर्दन और निक्षेपण along the sides of the meander, वो कहाँ पर शुरू हो जाता है? अपर्दन और निक्षेपण इसके बाद विसर्पों के किनारे पर शुरू हो जाता है, क्योंकि नदी अपने साथ लेकर आ रही है ना जितना भी सॉयल होता है, छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं, रेत के कण हैं, ठीक है, मीन्स कि जितना भी अवसाद है वो अपने साथ लेकर आती है। तो इसी प्रोसेस में वो क्या करती रहती है? अपर्दन और निक्षेपण भी करने लगती है। तो जब नदी मैदानों से, जब पहाड़ों से मैदानों की ओर को बहती है तो इन्हीं मैंडर्स के किनारे पर, ठीक है, विसर्पों के किनारे पर लगातार निरंतर डिपोजिशन और निक्षेपण और अपर्दन, इरोजन की प्रोसेस क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ओके, डिपोजिशन भी स्टार्ट हो जाता है और इरोजन भी स्टार्ट हो जाता है। एंड द एंड्स ऑफ द मैंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। ऑल राइट, और क्या होता है जब अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है तो विसर्प लूप के सिरे, मैंडर के जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, जो ये मैंडर्स के ये कॉर्नर है, ये क्या होने लग जाते हैं? पास पास आने लग जाते हैं। ये सिरे निकट आते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ना, ये सिरे क्या होते हैं? धीरे धीरे अपर्दन और निक्षेपण के कारण ये निकट आते चले जाते हैं। ओके, and in due course of time the meander loop cuts off from the river and forms a cut off lake. Okay, in due course of time, और समय के साथ साथ the meander, विसर्प, loop कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। ठीक है, तो समय के साथ साथ जो विसर्प होते हैं, ये विसर्प जो लूप होते हैं, ये नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। ओके, जिसे क्या कहा जाता है? ऑक्सबो लेक कहा जाता है, मीन्स की चाप झील। ऑक्सबो लेक को आप कह सकते हैं जिसे हम चाप झील कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे मैंडर के लूप क्या हुए, सेपरेट हुए डिपोजिशन और इरोजन की वजह से, और इन्होंने यहाँ पर सेपरेट क्या बना दी? झील बना दी, क्योंकि समय के साथ साथ धीरे धीरे जो विसर्प लूप होते हैं वे नदी के किनारे क्या हो जाते हैं? नदी के किनारों से कट जाते हैं और एक अपनी सेपरेट झील बना लेते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। ओके, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, नदी अपने तटों से आके, अपने किनारों से आकर बहने लगती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो किनारे के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ओके, सो हम वही पढ़ेंगे। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। ओके, तो समय कभी कभी क्या होता है, नदी अपने रिवर बैंक, ओके, अपने नदी के किनारों से, अपने नदी के तट से बाहर की ओर को बहने लगती। ज़्यादा पानी आ जाता है, बहुत तेज बहाव होता है, तो उससे क्या होती? ओवरफ्लो होती है और किनारे की ओर को बहने लगती है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। इसकी वजह से जो नेबरिंग एरिया होते हैं, नदी के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ओके, एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉयल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। ओके, तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब नदी अपने नेबरिंग एरियाज की ओर को बहने लगती है ओवरफ्लो के कारण, तो वह अपने साथ क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स लेके आती है। मीन्स कि वे बाढ़ के कारण नदी के तटों के जो नेबरिंग एरियाज होते हैं, निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं, उसमें फाइन सॉइल, महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ, सेडिमेंट्स, अन्य पदार्थ जो होते हैं वो वहाँ पर निक्षेपण होते जाते हैं, मीन्स कि डिपॉजिट होते चले जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो अब जहाँ पर बहुत फाइन मिट्टी होगी, फाइन सॉयल होगा, सॉफ्ट मिट्टी होगी, तो वहाँ पर वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है उस मैदान की, उस ज़मीन की, वो कई गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? बहुत ही उपजाऊ जगह बन जाती है, उपजाऊ मैदान बन जाता है। ठीक है,
तो क्या होता है स्टूडेंट, ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को क्या कहा जाता है, हमने पढ़ा था सेडिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक, जो उसके किनारों पर जम जाते हैं, उसके किनारों पर आ जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो इससे क्या होता है, वहाँ का जो प्लेन होता है, जो समतल मैदान होता है, वो उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण कर देता है, ठीक है। वो बहुत ही उपजाऊ जगह वो बन जाती है, उपजाऊ बाढ़कृत मैदान हो जाता है। एंड द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज, ओके। और जो रेज्ड बैंक होते हैं, मीन्स की जो उभरे हुए किनारे होते हैं, ठीक है, जो नदी के उत्थित तट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, लीवीज कहा जाता है, यानी तटबंध कहा जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं लीवीज कैसे तटबंध होते हैं, ठीक है। एंड एज द रिवर अप्रोचेस द सी, जैसे जैसे नदी सागर में पहुंचने वाली होती है, मीन्स कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, जो पानी की जो स्पीड होती है सागर तक पहुंचते पहुंचते, समुद्रों तक पहुंचते पहुंचते, वो डिक्रीज होती चली जाती है, घटते चली जाती है, कम होती चली जाती है। And the river begins to break up into a number of streams called distributaries, okay। और क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा तो हो जाता है, लेकिन नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। रिवर बिगेन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स मीन्स जलधारा, छोटी छोटी जलधाराओं में वो क्या हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी वितरिका कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वितरिका, ओके। आपने ट्रिब्यूटरीज पढ़ा था, वो तो क्या होता है, सहायक नदी होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, मीन्स कि उसे वितरिका कहा जाता है। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. All right. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, द रिवर बिकम सो स्लो, अब नदी क्या होती है, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है, हमने कहा ना समुद्र तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही कम होती चली जाती है। तो यहाँ नदी की इतनी धीमी स्पीड हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, जितने भी डिपॉजिट जो अपने साथ लेके आती है, वो क्या करने लगती है, अपने साथ लाए गए मलबे का वहीं पर डिपोजिशन करने लगती है, निक्षेपण करने लगती है। डिपॉजिट इट्स लोड, अपने साथ लाए गए मलबे का वहां पर निक्षेपण करने लगती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, तो क्या होता है, वहां पर प्रत्येक वितरिका क्या करने लगती है, जैसे ही डिपोजिशन करती है अपने लोड का, डिपोजिशन वहीं पे जमा करने लगती है, ओके, निक्षेपण करने लगती है। तो ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स होता है, ठीक है, जितना भी जो भी वो अपने साथ मलबा लेकर आई है, वह अपने मुंह के पास, मतलब उसका जहाँ पर मुंह होता है, अपने मुहाने का निर्माण वो वहाँ पर करती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म ऑल द माउथ्स फॉर्म्स आर डेल्टा, तो मैं तो कलेक्शन जो होता है सेडिमेंट्स का, अवसाद का जितना भी कलेक्शन होता है, सभी मुहानों के जो अवसाद होते हैं, उसके संग्रह से, उसके कलेक्शन से क्या बनता है, डेल्टा बनता है, यानी कि नदी का मुहाना बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि डेल्टा का कैसे निर्माण होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, ओके। और हमने पढ़ा था कि लीवीज क्या है, फूट प्लेन्स क्या है। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि क्या होता है, जब कभी निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के कारण नदी के तटों के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उसमें महीन मिट्टी एवं तो उनका क्या होता है, निक्षेपण होता है, ओके। तो ये निक्षेपण की जो क्रिया होती है बाद में बाढ़ के कारण, ठीक है, जो नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में जो अन्य पदार्थों का निक्षेपण हुआ था, तो ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है, अवसाद कहा जाता है। तो इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, ठीक है, किसका निर्माण होता है, समतल उपजाऊ बाढ़कृत का मैदान का निर्माण होता है। और नदी के जो उत्थित मीन्स जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे जो नदी के रेज्ड
बैंक्स होते हैं वे लेवीज कहलाते हैं, यानी उनको तटबंध कहा जाता है। और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, नदी का प्रवाह भी बहुत कम होता चला गया। और नदी क्या होती है, इस वजह से जब प्रवाह कम होता है तो वो अलग अलग धाराओं में क्या हो जाती है, छोटी छोटी धाराओं में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ब्रेकअप हो जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज उसको कहा जाता है। ओके अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं डेल्टा में, तो यहाँ पर नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, मीन्स कि प्रत्येक जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज हुई थी वो अपने मुहाने का निर्माण करने लगती है। और इन सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से, मीन्स कि सभी मुहानों के जितने भी सेडिमेंट जो अपने अपने साथ लेकर आए, तो सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में स्टूडेंट्स, फिगर 3.6, कैसे मेन रिवर यहाँ पर आई और कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, ये अलग अलग हो गई और यहीं पर किसका निर्माण हुआ, डेल्टा का निर्माण हुआ। तो ये सारे स्पेस क्या है, ये डेल्टा है, ठीक है, ये क्या है, नदी का मुहाना है। ओके now next students, work of sea waves. okay, sea waves means समुद्री तरंगे, sea waves means समुद्री तरंगे। work of sea waves समुद्री तरंगों के कार्य, ओके, समुद्री तरंगों के कार्य। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि समुद्री तरंगों के क्या कार्य हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट समुद्री तरंग क्या होता है, समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं, ठीक है। और जो समुद्री तरंगें होती हैं वो हमेशा आपने देखा होगा अपने समुद्र के पास जो सैल होते हैं, जो चट्टानें होती हैं या जो बड़े बड़े क्या होते हैं, बोल्डर होते, पत्थर होते हैं, तो उनसे वो टकरा के फिर वापस जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अक्सर हमेशा जो सैल होते हैं उनमें दरारें पड़ती चली जाती हैं। ओके, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या सी केव्स होते हैं, क्या सी आर्चेस होते हैं, सी क्लिफ्स क्या है, इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट वर्क ऑफ सी वेव्स। ओके, समुद्री तरंग के कार्य। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. Sea waves continuously strike at the rocks, okay, and cracks develop. Over time, they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks and they are called sea caves. All right. तो students क्या होता है कि the erosion and deposition of the sea waves. अब sea waves में समुद्री तरंगों के जो अपर्दन और निक्षेपण होते हैं वे क्या बनाते हैं, gives rise to coastal landforms. Coastal means तटीय, landform मीन्स स्थलाकृतियां, ठीक है। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण क्या बनाते हैं, तटीय स्थलाकृतियां या कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। ऑलराइट, सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। और जो सी वेव्स हैं, जो समुद्री क्या हैं, तरंगे हैं, ठीक है, जो भी समुद्री तरंगें हैं ये कंटिन्यूअसली लगातार, स्ट्राइक मीन्स टकराती हैं, एट द रॉक्स, सैलों से या चट्टानों से ये टकराती रहती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स डेवलप। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, समय के साथ साथ ये बड़ी भी होती जाती हैं, लार्जर एंड वाइडर, चौड़ी होती जाती हैं, ठीक है। Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. Okay, तो इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इनको sea caves, समुद्री गुफाएं कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार वहाँ पर क्या होता है, जब ये समुद्री तरंगें बार बार, बहुत बड़ी बड़ी समुद्री तरंगें, चौड़ी समुद्री तरंगें चट्टानों से टकराती हैं, सैलों से टकराती हैं, तो वहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं और ये केव्स टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाता है, जिसको सी केव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी केव्स, यानी समुद्री गुफा कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट, हेयर यू कैन सी सी केव्स। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे ये गुफा का आकार बन गया है बार बार समुद्री तरंगों के टकराने के कारण। ओके, तो यही क्या है, सी केव्स है। ऑलराइट,
So now, as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. Okay, as this cavity, अब इन गुफाओं में ये गुफाएं क्या होती हैं, बड़े होते जाते हैं. ठीक है, धीरे धीरे ये गुफाएं क्या है, ये जो छेद हैं, जो कैविटी है, ये धीरे धीरे बिकम बिगर एंड बिगर, ये और बड़ी होती जाती है, क्योंकि समुद्री लहरें कहें या समुद्री तरंगें कहें, ये बार बार फिर से टकराने लगती हैं. इनका टकराना कंटिन्यूअस रहता है. तो बाद में केवल रूफ वहाँ पर बच जाती है. इस गुफा की केवल क्या बच जाती है, रूफ, केवल छत बच जाती है. दस फॉर्मिंग सी आर्चेज, और इसकी वजह से वो क्या बन जाता है, सी आर्च बन जाता है. हेयर यू कैन सी. ठीक है, सी आर्च में मीन्स की समुद्री मेहराब वहाँ पर बन जाता है, आर्च शेप में. ठीक है, आर्च शेप में समुद्री मेहराब बन जाता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे सी केव्स है, गुफा बन गई है, और फिर से समुद्री तरंगें यहाँ पर टकराती रही और बड़ी समुद्री तरंगें यहाँ पर टकराई, और टकराते टकराते क्या हुआ, ये गुफाएं और बड़ी होती जाती हैं, और यहाँ पर केवल सिर्फ छत बच जाती है, और बाकी ये आर पार हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सी आर्च यानी समुद्री मेहराब कहलाता है. Further, erosion breaks the roof and only walls are left. और धीरे धीरे क्या होता है, erosion breaks the roof, अपरदन की वजह से वह छत को भी तोड़ देता है. ठीक है, इस छत को भी वह अपरदन की वजह से तोड़ देता है, और फिर क्या बचता है, only walls are left, केवल दीवार ही बचती है. और दीवार जैसी इस आकृति को, ठीक है, these wall like features are called stake, और दीवार जैसी इस आकृति को आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसको क्या कहा जाता है, स्टेक कहा जाता है. ठीक है, आपने पहले देखा सी केव्स बना लगातार समुद्री तरंगों के टकराव से, उसके बाद क्या हुआ, पहले गुफा का आकार बना, लेकिन फिर से बड़ी बड़ी तरंगों के द्वारा ये टकराया, और टकराने से फिर ये आर पार हो गया. मीन्स कि केवल दीवारें तो टूट गई, केवल क्या बच गया, इसकी छत बच गई, जो कि सी आर्च कहलाई. ठीक है, समुद्री मेहराब कहलाई. फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ, फिर से ये प्रोसेस होती गई, अपरदन की प्रोसेस होती गई, और बाद में ये छत भी यहाँ से हट गई, जिसकी वजह से फिर ना छत रही ना दीवार रही, और ये दोनों सेपरेट हो गए, जिसको स्टैक कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको स्टैक कहा जाता है. And after that, the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. Okay, these wall-like features are called stacks, and these द स्टीप रॉकी. ओके, अब जो ये स्टीप, जो मीन्स कि जो ये स्टीप है, ये जो ऊर्ध्वाधर है, जो ये ढलान है, ये क्या होता है, कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर. तो ये समुद्री जल के ऊपर लगभग वर्टिकली, ओके, लगभग वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को. ठीक है, ऊंचे उठे सैलीय तटों को. ठीक है, कौन से, किसको, द स्टीप रॉकी. स्टीप मीन्स जो ढालनुमा, जो ऊंचे रॉकी कोस्ट होते हैं, जो सैल सतह होती है, जो तटीय होते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली फॉर्म पर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को क्या कहा जाता है, सी क्लिफ कहा जाता है. सी क्लिफ में समुद्र भृगु कहा जाता है. ठीक है, सी क्लिफ में समुद्र भृगु इसे कहा जाता है. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज सी क्लिफ. समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को या ऊंचे चट्टान के तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है, सी क्लिफ कहा जाता है. Okay, and the sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. अब जो sea waves हैं, जो समुद्री तरंगे हैं, ये डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट्स को, अवसाद को जमा करती हैं, निक्षेपण करती है. कहाँ पर, अलोंग द शोर, समुद्र तट पर, जिसकी वजह से वहाँ पर बीच बनता है, यानी कि पुलीन, समुद्री पुलीन बनता है. मीन्स कि समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है, बीच का निर्माण करती है. जहाँ पर हम लोग समुद्र को देखने के लिए घूमते रहते हैं ना, समुद्र के किनारे पर जो चलने वाला स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीच कहते हैं. इसको हिंदी में कहा जाता
जाता है स्टूडेंट्स? समुद्री पुलीन कहा जाता है, मीन्स कि समुद्र का पुल यू कैन से, ठीक है, जहाँ पर हम वॉक करते हैं समुद्र को देखने के लिए। ऑलराइट, सो अगेन आई विल टेल यू दिस पैराग्राफ स्टूडेंट्स कि समुद्री तरंग के क्या कार्य हैं, कैसे सी केव्स बना, फिर कैसे सी आर्च बना, फिर स्टेक कैसे बने और सी क्लिफ क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं, ओके। और जो समुद्र तटीय जो तरंगें होती हैं, जो समुद्री तरंगें होती हैं, लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, ठीक है। ये जो चट्टान है इनसे लगातार टकराती रहती हैं और जिससे इनमें क्या बन जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिनसे इनमें दरार विकसित हो जाती है। और समय के साथ साथ ये जो दरारें हैं ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, जो समुद्री ये दरारें हैं जो चौड़ी होती जाती है, इसको सी केव्स कहा जाता है, यानी कि समुद्री गुफाएं कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स जो ये स्ट्राइक की प्रक्रिया है समुद्री तरंगों के द्वारा, ये रुकती तो नहीं है, ये तो कंटिन्यूअसली होती रहती है। तो फिर इन सी केव्स में फिर से समुद्री तरंगें टकराती रहती हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये इसमें केवल छत बचा देती हैं और आर पार खोखला कर देती हैं, जो कि सी आर्च का निर्माण करती हैं। सी आर्च मीन्स समुद्री मेहराब का तटीय मेहराब, समुद्र तटीय मेहराब बना देती है, ठीक है। अब फिर से लगातार अपर्दन होता है, फिर से टकराते हैं, ठीक है, पानी फिर से टकराता, पानी की तरंगें फिर टकराती हैं, तो लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, ठीक है। जो सी आर्च की जो छत है इसको भी यहाँ से पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा तोड़ देता है, जिसके बाद स्टेक बनता है, ठीक है। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहा जाता है, स्टेक कहा जाता है। और स्टूडेंट समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तट को सी क्लिफ्स या समुद्री भृगु कहा जाता है, ओके। और समुद्री तरंगें किनारों पर सेडिमेंट्स को जमा करती हैं, अवसाद को जमा करती हैं, जिससे बीच का निर्माण होता है, यानी समुद्री पुलीन का निर्माण होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस, ठीक है। हिमनद का क्या कार्य है, आइस का क्या कार्य है, बर्फ का क्या कार्य है, इसको बोलते हैं हिमनद, ठीक है। Glaciers are rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Okay, glaciers carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. And the material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits form glacial moraines. Okay, तो students हम यहाँ पर हिमनद के कार्य पढ़ेंगे, work of ice पढ़ेंगे. Here you can see the picture of a glacier in figure 3.8. आप यहाँ पर देखिए ग्लेशियर कैसी होती, हिमनदी या हिमनद कैसा होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स जो हिमनदी होती है या हिमनद जो होता है उसे बोला जाता है रिवर ऑफ आइस, यानी कि बर्फ की नदी क्या होती है, हिमनद या ग्लेशियर होता है, जो क्या करती है, जो अपने साथ कठोर चट्टानों को, ठीक है, गोलास्मी मिट्टी को और पत्थरों को अपरदित कर देती है। ऑलराइट, बुलडोजिंग सॉयल मीन्स होता है गोलास्म, ओके, गोलास्म मिट्टी बोला जाता है। क्या होता है बुलडोजिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स, टू मेक ग्राउंड फ्लैट और नॉक डाउन अ बिल्डिंग विथ अ बुलडोजर, मीन्स कि बुलडोजर द्वारा जब भूमि को समतल किया जाता है या इमारत को गिराने को बोलते हैं बुलडोजिंग। तो यहाँ पर इस मिट्टी को भी, इस जमीन को भी बुलडोजिंग हो जाती है, ये ग्लेशियर की वजह से, रिवर ऑफ आइस की वजह से, ठीक है। तो ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. ओके, जो हिम नदी होती है या हिमानी बर्फ की जो नदियाँ होती हैं वे क्या करती है स्टूडेंट्स, इरोड कर देती हैं लैंडस्केप, ठीक है, वहाँ की जो भूदृश्य, जो ज़मीन है उसको क्या कर देती है, तोड़ देती है, बुलडोजिंग करती है उस मिट्टी को, और स्टोन्स टू एक्सपोज, और पत्थरों को भी तोड़ देती है, एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो,
जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, पूरे भूदृश्य का अपर्दन हो जाता है, इरोजन हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि हिमनद और हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं जो कि अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देता है, और जो गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का क्या कर देती है, अपर्दन करती है। ओके, and as the ice melts they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। अब जो यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, जो हिमनद हैं, वे गहरे गर्तों का, ओके, डीप हॉलो, गहरे गर्त या गहरी खोखली जगह वहाँ पर बना देते हैं, कार्व आउट कर देते हैं, उस जगह को थोड़ा गहरा खोखला कर देते हैं। एज द आइस मेल्ट्स, और जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। अब जहाँ पर वो गहरी घाटी जैसी हो जाती ना, खोखली जमीन हो जाती वहाँ पर, तो जैसे ही वहाँ पर आइस मेल्ट होती है, बर्फ पिघलती है, तो बर्फ पिघलने से उन गड्ढों पर जल भर जाता, उन खोखली जगहों पर जल भर जाता है, और वे ब्यूटीफुल लेक्स वहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है, सुंदर झील का वहाँ पर निर्माण हो जाता है। द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, these deposits form glacial moraines। okay, the material carried by the glacier। अब जो मटेरियल स्टूडेंट्स ग्लेशियर के द्वारा लाया जाता है, हिमनद के द्वारा जो पदार्थ लाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से पदार्थ लाए जाते हैं, जैसे बिग एंड स्मॉल, ठीक है, सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, मीन्स कि छोटे बड़े पर्वत या सैल हम कह सकते हैं। ठीक है, वे भी अपने साथ अपर्दन में आ जाते हैं। सैंड एंड सिल्ट्स गेट्स डिपॉजिट्स, ठीक है, और उसके साथ रेत और सेडिमेंट्स, यानी जो तलछट होता है, तलछट की जो मिट्टी होती है, फाइन सॉयल भी होता है, उसमें रेत भी होती, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े भी होते हैं, अन्य चीज़ें भी होती हैं जो नदी के साथ बहकर आती हैं, वे वहाँ पर निक्षेपित होते जाते हैं। ठीक है, तो क्या, रॉक्स बिग एंड स्मॉल, एक तो सैल बड़े और छोटे, और मिट्टी और अवसाद वहां पर क्या होते हैं, निक्षेपित होते जाते हैं। और ये निक्षेप, ओके, ये निक्षेप क्या कहलाता है, ये डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेन, ये हिमनद हिमोड़ का, ग्लेशियर मीन्स हिमनद, मोरेन्स मीन्स हिमोड़, ये ग्लेशियर क्या बनाता है, हिमनद हिमोड़, ग्लेशियल मोरेन्स का निर्माण यहाँ पर कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था वर्क ऑफ आइस, वर्क ऑफ आइस था हिमनद अथवा हिमानी, बर्फ की नदियाँ होती हैं, किसे कहा जाता है, हिमनद, बर्फ की नदियों को यानी हिमानी को कहा जाता है। और हिमनद जो होता है अपने नीचे कठोर चट्टानों की मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देता है, और गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन होता रहता है। ओके, और उसके बाद वो होता रहता है, और उससे हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में, उन गड्ढों में जल भर जाता है, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। ऑलराइट, और जब वो सुंदर झील बनते हैं तो हिमनद के द्वारा लाए गए जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, वे क्या होते हैं स्टूडेंट, स्मॉल एंड बिग रॉक्स होते हैं, छोटे बड़े सैल होते हैं, एंड रेत एवं तलछट होते हैं। ठीक है, सैंड एंड सिल्ट होते हैं, जो वहां पर डिपॉजिट होते जाते हैं, निक्षेपित होते जाते हैं। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स, और ये क्या कहलाता है, ग्लेशियल मोरेन्स, हिमनद हिमोड़ कहलाता है। तो ये जो निक्षेपण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्क ऑफ विंड। ओके, हवा का क्या कार्य है, पवन का क्या कार्य है। ठीक है, विंड मीन्स पवन, विंड मीन्स पवन या हवा। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे, अभी से पहले हमने पढ़ा सी वेव्स के वर्क पढ़े, उसके बाद हमने वर्क ऑफ आइस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड। ओके, अब देखिए पवन के क्या कार्य होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, try to collect some pictures of sand dunes. Okay, have you ever visited a desert? So I think
your answer is no. I think you not visited a desert. आप शायद कभी रेगिस्तान नहीं गए होंगे. शायद मे बी पॉसिबल कि कुछ बच्चे कभी गए होंगे, बट मोस्टली बच्चों का आंसर यहाँ पर नो होगा. ओके, सो ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स. अब आप वहाँ पर नहीं गए, अगर आप वहाँ पर गए हैं तो कोशिश करिए कुछ सैंड ड्यून्स के पिक्चर्स अगर आपके पास हैं उनको कलेक्ट करने के, या फिर आप मैगजीन्स वगैरह से सैंड ड्यून्स के कुछ फोटोज़ कलेक्ट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं. ओके, so students, an active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. In deserts you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. Okay, winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another, and when it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill like structures. Okay, so students, these are called sand dunes. Okay, and when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in larger areas, and it is called loess. Okay, large deposits of loess is found in China. All right, so students, an active agent of erosion and deposition in the desert is wind. अब अगर हम बात करें कि जो प्रमुख कारक है, ठीक है, जो मुख्य कारक है रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का, ठीक है, तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स? विंड होती है. एन एक्टिव एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड. ओके, मीन्स कि रेगिस्तान में पवन या हवा या विंड अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण होती है. ओके, वो क्या होती है? इसका प्रमुख कारण होती है. तो क्या होता है, कैसे इन डेजर्ट्स यू कैन सी, आप रेगिस्तान में देख सकते हैं रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स. ठीक है, मशरूम बोलते हैं छत्रक को स्टूडेंट्स. ठीक है, मशरूम रॉक हो जाएगा छत्रक सैल. ओके, छत्रक चट्टान या छत्रक सैल. ओके, तो रेगिस्तान में आप मशरूम के आकार की सैल देख सकते हैं. जो गए होंगे स्टूडेंट्स, अगर आप कभी रेगिस्तान गए हैं या आप रेगिस्तान के पिक्चर्स अगर आप देख रहे हैं आपके पास हैं, तो आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान में मशरूम के आकार के रॉक्स होते हैं, मशरूम के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें हम जनरली क्या कहते हैं? मशरूम रॉक कहते हैं, यानी छत्रक सेल कहते हैं. विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट. ओके, जो विंड्स होती, जो हवा होती है, वो इरोड करती है लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को. ठीक है, मीन्स की जो हवा होती है वो सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से इरोड कर देती है, आसानी से तोड़ देती है. ओके, मोर देन द अपर पार्ट. देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोवर बेस एंड वाइडर टॉप. और इस प्रकार से ऐसी जो चट्टानें होती हैं, ऐसे जो सेल होते हैं, उनका जो बेस होता है, जो उनका आधार होता है, वो नैरोवर संकरा होता है, और टॉप में क्या होता है? वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है. मीन्स कि मशरूम के शेप का हो जाता है. मशरूम आपने देखा होगा ना, जो उसका बेस होता है वो क्या होता है? एक स्टिक के समान होता है, एक डंडे के समान होता है, लेकिन जो उसका टॉप होता है वो एक अम्ब्रेला का शेप होता है. तो इसी प्रकार से मशरूम रॉक्स भी होती है. इसका रीजन क्या है? कि जो वहाँ की विंड्स हैं, विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक. ठीक है, जो वहाँ की हवा होती है वो चट्टान के निचले भाग को तोड़ती हैं, निचले भाग को काटती हैं, देन द अपर पार्ट, ऊपर भाग की अपेक्षा. देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोवर बेस एंड वाइडर टॉप्स. इस प्रकार से जो ऐसे सेल होते हैं, ऐसी चट्टान होती है, उनका जो बेस होता है, उनका जो आधार होता है, वो नैरोवर होता है, संकरा होता है, और जो उसका टॉप होता है वो क्या होता है? वाइडर होता है. ओके, चौड़ा होता है.
When the wind blows, अब जब जब हवा बहती है, it lifts and transports sand from one place to another. अब जब हवा बहती है तो वह क्या होती है, कभी ऊपर की ओर लिफ्ट होती है, ठीक है, तो कभी कभी वो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सैंड को ट्रांसपोर्ट करती है, कभी ऊपर की ओर बहती है। तो व्हेन द विंड्स ब्लोज, जब हवा बहती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, मीन्स कि पवन चलने पर, हवा चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। पहले रेत को उड़ाती है, लिफ्ट करती है, और फिर जहां तक हवा बहती है वहां वहां तक वो सैंड को लेकर जाती है, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोविंग, और जैसे ही हवा बहना स्टॉप कर देती है, बंद कर देती है, द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल, तो जो सैंड होती है वो वहां पर गिर जाती है और लो हिल के रूप में, ठीक है, और वहां पर छोटी पहाड़ी के रूप में रेत गिर जाती है और छोटी पहाड़ी वहां पर बना लेती है, लाइक स्ट्रक्चर, छोटी पहाड़ी का जैसा स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये क्या कहलाते हैं, सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टीले। क्या कहलाते हैं, बालू का टीला या बालू टिब्बा भी कहा जाता है, रेत का टिब्बा भी इसे कहा जाता है। when the grains when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances। अब वो तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है कि अगर मिट्टी या रेत बहुत पतली और हल्की है तो वह विंड के साथ काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक वो जा सकती है, ठीक है। तो when the grains, जब बालू के जो कण हैं, ठीक है, ग्रेन्स ऑफ सैंड, जब बालू के जो कण हैं अगर वे बहुत ही फाइन, हल्के, लाइट, महीन, फाइन, महीन और लाइट, हल्के होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो वायु उनको उठाकर बहुत दूर दूरी तक, अत्यधिक दूरी तक लेकर जा सकती है। ओके, व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज कॉल्ड ए लोएसिस। व्हेन सच सैंड, जब इस प्रकार की जो रेत होती है वो डिपॉजिट होती है, निक्षेपित होती है बड़े से एरिया में, बड़े से क्षेत्र में, तो इट इज कॉल्ड ए लोएस। ये क्या कहलाता है, लोएस कहलाता है। ओके, तो कौन क्या कहलाता है, लोएस क्या होता है, जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, लोएस कहलाते हैं। और लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। ओके, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। जब वे छोटे से क्षेत्र में फैलते हैं, छोटे से क्षेत्र में एक छोटी पहाड़ी का आकार बना लेते हैं, रेत पवन के साथ, हवा के साथ उड़कर जब दूसरे स्थान पर पहुंचती है, थोड़ा दूरी पर वो पहुंचती है और वहीं पर निक्षेपित हवा रुकने पर जब वो निक्षेपित हो जाती है और छोटी सी पहाड़ी का रूप बनाती है, उसे तो क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, सैंड ड्यून्स, बालू टिब्बा या रेत का टीला उसे कहा जाता है। जस्ट लाइक फिगर 3.9 यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, आप फिगर 3.9 में देख सकते हैं कि सैंड ड्यून्स क्या होता है। देखो सैंड ड्यून्स बने हुए हैं ना, छोटे छोटे पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं रेत के, तो ये क्या कहलाते हैं, सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। ओके, और जब यही जो रेत है स्टूडेंट्स, जब ये बालू के कण क्या होते हैं, बहुत महीन और हल्के हो जाते हैं, तो जो हवा होती है वह उनको उठाकर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, अत्यधिक दूरी तक ले जाती है। ओके, तो क्या होता है, जब ऐसी जो बालू के कण हैं, जब ये बालू के कण बहुत बड़े क्षेत्र में, लार्ज एरियाज में, विस्तृत क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, उड़कर बहुत लंबे स्थान पर फैल जाते हैं, ठीक है, बहुत लंबे स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे लोएस कहा जाता है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। अगर हम चाइना में लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस देख सकते हैं, मीन्स चीन में विशाल लोएस मिलते हैं, हमें पाए जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा स्टूडेंट्स, वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ आइस, वर्क ऑफ विंड। और वर्क ऑफ विंड में हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें रेगिस्तान का उदाहरण लिया कि कैसे रेगिस्तान में हवा के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होता है, ठीक है। तो हमने
पढ़ा कि हवा का मुख्य कार्य रेगिस्तान में क्या है, सैंड ड्यून्स बनाने का है, मशरूम रॉक्स बनाने का है और लोएस बनाने का काम है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि रेगिस्तान में जो हवा होती है वो अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण होती है। मीन्स कि हवा के कारण ही वहाँ पर अपर्दन और निक्षेपण होता है और इस अपर्दन और निक्षेपण से छत्रक सैल का निर्माण होता है। और जब ये हवा के द्वारा जो बालू के कण हैं, जो रेत के कण हैं, जब वो कुछ दूरी पर जाकर छोटी छोटी पहाड़ियों का रूप ले लेते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण करते हैं, रेत की पहाड़ियों का, उनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और जब बालू के जो कण हैं, जो रेत के कण हैं, जब वे महीन हल्के होते हैं तो हवा उनको उठाकर बहुत दूर ले जाती है। और जब ये बालू के कण क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसको लोएस कहा जाता है। ओके, और अगर हम लोएस का उदाहरण देखें, ये लोएस हमें चाइना में मिलते हैं, वहाँ पर विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, वर्क ऑफ विंड पढ़ा। ठीक है, तो है ना, वर्क ऑफ विंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेजर्ट एरियाज। कितना बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, जिसकी वजह से वहाँ पर सैंड ड्यून्स बनते हैं, लोएस बनते हैं और मशरूम रॉक्स बनते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ा मशरूम रॉक के बारे में, जिसे कहा जाता है छत्रक सैल, जहाँ जिसे कहा जाता है। ठीक है, और छत्रक सैल क्या होते हैं, आपने मशरूम देखा होगा, हैव यू एवर सीन मशरूम ना? सो व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम? सो स्टूडेंट्स, आई नो योर आंसर इज मैम इट्स जस्ट लाइक अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। यस ऑफ कोर्स, मशरूम इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। मशरूम कैसा दिखाई देता है, छाता के आकार का दिखाई देता है, क्योंकि जो उसका बेस होता है वो नैरोअर होता है, बहुत नैरो होता है, और जो उसका टॉप होता है वो बहुत वाइडर होता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला के आकार का बोला जाता है। किसको, मशरूम को। ठीक है, तो मशरूम रॉक्स भी जो स्टूडेंट्स हमें कहाँ पर पाई जाती हैं, रेगिस्तान में, मरुस्थल में पाई जाती हैं, तो उसको भी इसीलिए मशरूम रॉक्स बोला जाता है। और ये बनती कैसे हैं, इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। ओके, और बनती कैसे हैं, विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक more than the upper part, so therefore such rocks have narrower base and wider top. Okay, so when the winds blow it lifts and transports sand from one place to another. ओके, तो इस प्रकार से मशरूम रॉक्स का निर्माण होता है। और जब विंड की वजह से, विंड बहती है और जब इसको लिफ्ट्स करती है और ट्रांसपोर्ट करती है वन प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर, अनदर प्लेस की ओर, और उसके बाद जब व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, सो सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिट इन लो हिल एंड सच टाइप्स ऑफ लो हिल कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, हमने सैंड ड्यून्स पढ़ा और लॉइसेस हमने क्या पढ़ा, व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड लोएस। ओके, और जब क्या होती है, बालू कण महीन और हल्के होने के कारण जब वायु इसको अत्यधिक दूर ले जाती है और ये बालू के जो कण होते हैं ये बहुत बड़े क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इसे लोएस कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम चीन में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and today's class is over. Tomorrow I will be back with new chapters. So till then, take care. Bye bye. Have a nice day.